हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू के एस हरतानी एजुकेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 गुजरात बोर्ड का इकोनॉमिक्स। हम लोग पहुंचे हैं इसके चैप्टर नंबर 4 पे, जिसका नाम था बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इसका पार्ट 1 बन चुका है और उसके अंदर हमने समझा था एवोल्यूशन एंड मीनिंग ऑफ बैंक। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक के अंदर हमने कमर्शियल बैंक के बारे में सारा पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक। तो अगर आप इसका पार्ट 1 देखना चाहते हैं, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, प्लस ऊपर आई बटन में भी आप जाके देख सकते हैं। प्लस आपके कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। चलिए शुरुआत करें। तो हमें पता है कि बैंक जो है मेनली दो टाइप की होती हैं। एक है कमर्शियल बैंक, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब आती है वो है जो आपकी सेंट्रल बैंक है। एक सेंट्रल बैंक सारे कंट्रीज, जितने भी हमारे वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, सब में होती है। वो सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है कि उनके पूरे कंट्री में जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वो मैनेज करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, प्लस रेगुलेट भी करते हैं। मैनेज करने का मतलब क्या हुआ कि कब क्या होगा, पॉलिसीज़ जो भी निकालनी है। एवेल्युएट करने का मतलब जो आपने डिसीजंस लिए, जो आपने पॉलिसीज़ निकाली, उनका क्या नतीजा आया वो देखना है। और रेगुलेट करना मतलब सबको एक सीमित दायरे में रखना, ताकि कोई भी बैंक उड़ ना सके, अपने आप से कुछ भी ना कर सके। साथ साथ में सेंट्रल बैंक जो है सारी बैंक के जितने भी कस्टमर हैं और जो जनरल पब्लिक है उनके राइट्स और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करने का काम करती है। आरपी केंट ने सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। इसमें वो बोलते हैं कि सेंट्रल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जिसके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज़ की, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी, कि कितना पैसा आप ज़्यादा डालेंगे मार्केट में और कितना पैसा आपको मार्केट से निकाल लेना है। इसको बोलेंगे एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अगर मार्केट में पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है तो हमारे यहाँ पर आरबीआई ज़्यादा नोट्स को बनाएगी और मार्केट में भेजेगी। अगर नोट्स की ज़रूरत नहीं है तो वो नोट्स वापस ले लेगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है अभी रिसेंट का, आरबीआई ने सारे 2000 के नोट्स सर्कुलेशन से वापस ले लिए थे। और वो ऐसा क्यों करते हैं? जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल बैंक आपकी एपेक्स बैंक होती है कंट्री की। एपेक्स बैंक मतलब द हेड ऑफ द बैंक्स। इसका काम होता है दूसरी बैंक्स को एड करना, रेगुलेट करना, प्रमोट करना, सारे मनी मार्केट को और बैंकिंग सेक्टर को, दोनों को। एड करने का मतलब क्या हुआ? जब भी आपके मनी मार्केट को या किसी और बैंक को किसी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तकलीफ होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए कौन खड़ा रहेगा? ये सेंट्रल बैंक खड़ी रहेगी। और साथ साथ में मॉनेटरी और फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो है पूरे कंट्री में, कि भाई ना तो पैसे आपके ज़्यादा घूमने चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, ना आपके पैसे कम होने चाहिए। आपने नोटिस किया होगा जब 500 और 1000 के नोट कम हो गए थे, यानी उन्होंने बंद कर दिए थे, तो हमारे यहाँ पर फिनेंशियल स्टेबिलिटी चली गई थी। उसका रीज़न क्या है? हमारे सारे नोट्स जो हैं वो मार्केट से उठ गए थे। तो इनको मेंटेन करते रहना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नोट्स एकदम कम हो, करेंसी एकदम कम हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हो। मोबिलाइजेशन ऑफ मनी का मीनिंग होता है पैसों का इधर उधर घूमना। और जैसे जैसे ये पैसे इधर से उधर घूमते रहते हैं, इससे हमारे कंट्री और एक कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बड़ा असर पड़ता है। ये इसके कई सारे मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। कहने का मतलब क्या? इसके कई सारे नतीजे निकलते हैं जिससे हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी असर पड़ता है। और मैक्रो इकोनॉमिक से यहाँ इनका मतलब है कि इसका असर जो है पूरे देश पे पड़ेगा। माइक्रो यानी छोटा और मैक्रो यानी बड़ा। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनेटरी और फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने की, साथ साथ में कंट्री की जो मनी या करेंसी है उसकी कितनी वैल्यू रहेगी, मेंटेन करना उसको, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल बैंक की है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए सेंट्रल बैंक एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। इन शॉर्ट, सेंट्रल बैंक के हाथ में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बड़ी जिम्मेदारी है कि आपके कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठहराव होना चाहिए। ना तो आपका कंट्री नीचे जाए और ना ही आपका कंट्री अचानक से ऊपर चला जाए। सेंट्रल बैंक मॉनेटरी और फिनेंशियल एडवाइस और सजेशंस भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को कि कब क्या करना चाहिए।
अब बात करते हैं हमारे आरबीआई की, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में बनी थी। ये बनी इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था अप्रैल 1 1935 से, विद अ प्राइवेट पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़। यानी इसकी शुरुआत प्राइवेट कैपिटल से हुई थी। आरबीआई नेशनलाइज हुई जनवरी 1 1949 को, यानी तब ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट की हो गई। आरबीआई आरबीआई हमारी एपेक्स बैंक है इंडिया की। ये इंडिया के सारे बैंकिंग सेक्टर को सुपरवाइज भी करती है, रेगुलेट भी करती है, यानी ध्यान भी रखती है, प्लस उनको कंट्रोल भी करती है। साथ साथ में इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी को वो बनाती भी है। फंक्शंस देखें आरबीआई के एज एन एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहला है मॉनेटरी फंक्शंस। दो, आई थिंक दो ही कैटेगरीज हैं। एक है मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और दूसरी नॉन मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मॉनेटरी वाली में आती हैं करेंसी इशू। सबसे पहला, आरबीआई के पास ही सिर्फ और सिर्फ राइट है कि वो नोट्स छाप सकते हैं, इशू कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ₹2 एंड अबव। ₹1 का और बाकी के सारे जो करेंसी कॉइन्स हैं वो फिनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाहिर करता है, बनाता है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है ₹1 नोट और करेंसी नोट का, वो आरबीआई ही करता है, गवर्नमेंट का एजेंट बन के। दूसरा, बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर भी है, एडवाइजर भी है, एजेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का। बैंकर का यहाँ मतलब होता है जब भी किसी हमारी स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होगी, वो आरबीआई से ले सकते हैं। आरबीआई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को मैनेज करती है, उसके अकाउंट्स को मैनेज करती है, करेंसी कॉइन्स और ₹1 वाले नोट्स को मैनेज करती है, और गवर्नमेंट को लोन भी प्रोवाइड करती है, जैसे मैंने बताया। फिर आता है बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। बैंकर्स बैंक यानी सब बैंकों की भी ये बैंक है। और लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब क्या? जब कहीं आपको किसी भी बैंक से पैसे ना मिले, या जब किसी बैंक में भी पैसे नहीं होंगे, तो वो बैंक किससे मांगेगी? आरबीआई से। मतलब ये एकदम लास्ट स्टॉप है, यहाँ से आप पैसों की उम्मीद कर सकते हैं। आरबीआई बैंकर है और रेगुलेटर है हमारे कंट्री में जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उन सब का। ये कैश रिजर्व जो है बैंक के अंदर, कैश रिजर्व क्या है वो हमने पहले पढ़ा हुआ है। कैश रिजर्व को मेंटेन करता है। साथ साथ में क्रेडिट कितना बचा के रखना है, क्रेडिट पॉलिसी क्या होनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, सबको ये नियंत्रित करता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यानी इन केस ऑफ इमरजेंसी आरबीआई जो है शेड्यूल्ड बैंक्स को पैसे भी देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आती है क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई जो है क्रेडिट क्रिएशन को और मनी सप्लाई को पूरी इकोनॉमी में कंट्रोल भी करता है। ज़रूरी नहीं है किसी बैंक में अगर 100 करोड़ पड़े तो वो 100 के 100 करोड़ का लोन दे देगी, और वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि क्रेडिट को कंट्रोल करता है आपका आरबीआई। और ऐसा करने के लिए आरबीआई के पास कई सारे टूल्स हैं, कई सारी पॉलिसीज हैं। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमें पता है कि अगर हमें रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो हम सिर्फ उसी बैंक से कर सकते हैं जिस बैंक के पास आरबीआई की परमिशन है। कहने का मतलब ये है, आरबीआई के पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रुपी की वैल्यू को मेंटेन करे। साथ साथ में एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज रेट का रेजिम में भी आरबीआई ही डिसाइड करता है कि इतने से इतने रुपए जो हैं इस पर्टिकुलर बैंक में आप एक्सचेंज कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे बैंक में कर दो। मतलब एक्सचेंज रेट भी आरबीआई के हाथ में है, कहाँ आप एक्सचेंज कर सकते हैं वो भी आरबीआई के हाथ में है। फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर में, जहाँ पर एक्सचेंज रेट अब मार्केट डिटरमाइन करता है कि भाई इंडियन रुपी के बदले में अमेरिकन डॉलर का कितना वैल्यू है, तो ये मार्केट से डिसाइड होता है, शेयर मार्केट से। आरबीआई सिर्फ अपने इंडियन करेंसी के वैल्यू को मेंटेन करता है। कैसे? अपने फॉरेन एक्सचेंज को बाय और सेल करके ओपन मार्केट में जब भी ज़रूरत पड़ती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सपोज कर लीजिए रुपी का वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गया है डॉलर के मुकाबले, तो आरबीआई को अगर रुपी के वैल्यू को बढ़ाना है यानी मेंटेन करना है, तो वो अपने पास, उसके पास जितने भी डॉलर्स हैं वो सेल कर देगा या मार्केट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगा। इससे क्या होगा? इंडियन करेंसी मजबूत हो जाएगी। आरबीआई कस्टोडियन भी है इंडिया की जितनी भी रिजर्व्स हैं फॉरेन करेंसीज की।
इंडिया के पास जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं वो सब किसके अंडर में रहती हैं? आरबीआई। कस्टोडियन का मतलब होता है उनकी सिक्योरिटी में रहती हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे भी इनकी नज़र रहती है। कैसे? ये चेक करते हैं कि कितना फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आया और कितना फॉरेन एक्सचेंज आपके यहाँ से गया, इनफ्लो और आउटफ्लो शॉर्ट में। अब आते हैं दूसरा वाला कैटेगरी जो है नॉन मॉनेटरी फंक्शंस आरबीआई के। एक हमने मॉनेटरी यानी मनी के रिलेटेड सारे फंक्शंस पढ़ लिए। अब जो मनी के रिलेटेड नहीं है वो फंक्शंस देखें। सबसे पहला है रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस। आरबीआई सुपरवाइज करती है हमारे इंडिया का पूरा फिनेंशियल और मनी मार्केट को, इन शॉर्ट पैसों के मार्केट को, जिसके अंदर ब्रांच एक्सपांशन, कोई भी बैंक को अगर अपना ब्रांच एक दूसरा खोलना है, प्लस वो शेड्यूल्ड बैंक कैसे काम करेगा, उनका मेथड ऑफ वर्किंग क्या होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी अगर है तो वो कैसे काम करेगा, और कोऑपरेटिव बैंक का भी कामकाज कैसे चलेगा, ये सब रेगुलेट आरबीआई करता है। दूसरा है प्रमोशनल फंक्शंस। इवन आज भी बहुत से ऐसे इंडियंस हैं जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं हैं। वो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं अपनी क्रेडिट नीड्स के लिए। वो बिजनेस रिलेटेड पेमेंट्स जो हैं, बिजनेस की जो पेमेंट्स हैं, वो कैश में करते हैं ना कि चेक में। इसके कारण तकलीफ होती है ये जानने में कि आपके कंट्री में एग्जैक्टली कितने के ट्रांजैक्शंस हुए, वैल्यू क्या है, और साथ साथ में नेशनल इनकम की एक्चुअल फिगर भी आप नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, आप अपने मनी की एग्जैक्ट वैल्यू भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आरबीआई ऐसी ऐसी स्कीम्स लेकर के आता है या ऐसे अवेयरनेस फैलाता है लोगों के बीच में, ताकि रूरल एरियाज, ताकि लोग अपने अकाउंट्स खोलें। पहली बात तो ये। दूसरा, वो रूरल एरियाज में ब्रांच एक्सपांशन करवाते हैं, नए नए ब्रांचेस खुलवाते हैं, और कोऑपरेटिव बैंक्स को सेटअप करने में हेल्प करते हैं ताकि लोगों के लिए भला हो, या उनका अकाउंट जब खुले तो उनको वहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिले। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में आए। अच्छा, अगर ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट बैंक है तो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या है? आपने देखा होगा कई सारे लोग होते हैं जो सपोज कर लीजिए 10 लोगों का ग्रुप है, 10 के 10 लोग 5-5 हज़ार रुपए दे रहे हैं हर महीने, तो कितने हो गए? 50 हज़ार रुपए हो गए। लॉटरी सिस्टम एक निकलता है, 10 के 10 लोगों में से हर महीने की एक डेट वो लोग फिक्स कर देते हैं, 5 फिक्स, मान लीजिए 5 तारीख को उन्होंने फिक्स कर दी, तो वो 5 तारीख को जिसके नाम की चिट्ठी खुलेगी वो उस इंसान को वो 50 हज़ार रुपए एज अ लोन मिल जाएगा, बदले में उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का एक एग्जाम्पल था, लॉटरी सिस्टम। अब आती है बात फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट की। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, रूरल अर्बन डिवाइड है, यानी शहर वाले खुद को कहीं और समझते हैं, गांव वाले कहीं समझे ही नहीं जाते हैं। तो जब कभी भी वो बड़े-बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर के आते हैं या चेंजेस लेकर के आते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमारे कंट्री के सारे सेगमेंट्स को, सारे इकोनॉमिक्स यूनिट्स को, सारे लोगों को बेनिफिट्स मिले उन बदलावों का, उन पॉलिसीज़ का। और इसलिए सबको इंक्लूड करने के लिए, यानी सबको एक समान एक सारी पॉलिसीज़ का फ़ायदा मिले, इसके लिए आरबीआई कंटिन्यूअसली काम कर रहा है बैंकिंग स्फेयर में कि सबको फ़ायदे मिले। वो जो है स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ऐसे इन सेक्टर्स को जो प्रायोरिटी बेसिस पे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल जो हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल वो लोग होते हैं जो खुद का धंधा खुद ही करते हैं। ट्रेडिशनल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़, ट्रेडिशनल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि आप चाहेंगे आप अपने इंडिया के कल्चर को, अपने हेरिटेज को सँभाल के रख सकें। साथ-साथ में वो ये भी कोशिश करती है कि इन्फॉर्मेशन हर जगह पहुँचाई जा सके, ताकि बैंकिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानकारी हासिल कर सकें। प्रेज़ेंट टाइम में आरबीआई प्राइम मिनिस्टर की जो जन धन योजना है उसको भी मैनेज करती है। आरबीआई हमारे कस्टमर्स के इंटरेस्ट और राइट्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। वो सारे बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स यानी नंबर्स एक्सपर्ट के आर्टिकल्स में भी पब्लिश करवाती है, ताकि बैंकिंग और मॉनेटरी इम्प्रूवमेंट जो भी हो रहा है कंट्री में उसकी जानकारी लोगों को मिले। यानी हमारे कंट्री में बैंकिंग कहाँ पहुँचा है,
क्या उसका करंट सिनेरियो है, उसके बारे में लोगों को पता चले। आरबीआई के वेबसाइट पे इस इंफॉर्मेशन को हम फ्रीली देख सकते हैं। फिर आती है बात मॉनेटरी पॉलिसी की। इकोनॉमिक थियोरी में मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी जो मनी की डिमांड और उसकी सप्लाई को रेगुलेट करे। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इसको रेगुलेट करें, यानी बैलेंस में लेकर के चलें। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर इम्बैलेंस हो गया डिमांड और सप्लाई के बीच में, तो या तो इन्फ्लेशन आएगा या तो डिफ्लेशन आएगा। दोनों के बारे में अगर हम समझें, सपोज कर लीजिए पैसों की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं, जैसे वो मैंने आपको एग्जांपल दिया 500 हज़ार की नोट बंद हो गई थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी लेकिन सप्लाई नहीं था नोटों का, तो क्या आ गया? इन्फ्लेशन आ गया, सारी चीज़ें महंगी हो गई। और डिफ्लेशन क्या होगा? इसका उल्टा, सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी अगर पैसों की डिमांड नहीं हुई लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गया। सप्लाई यहाँ पर अभी अभी ज़्यादा भी था जब 2000 के नोट्स हमारे सिस्टम में रेगुलेट कर रहे थे, सर्कुलेट कर रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने 2000 के नोट्स निकाल दिए। तो इससे हमारी इंडियन करेंसी का जो वैल्यू है वो, उस पर असर पड़ता है और इकोनॉमी आपकी डिस्टेबलाइज हो जाएगी, स्टेबल नहीं रहेगी वो। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी को हम स्टेबलाइजेशन पॉलिसी भी कहते हैं कि वो हमारी इकोनॉमी को स्टेबल यानी ठहरा हुआ बना के रखती है। पहले के ज़माने में मॉनेटरी पॉलिसी का जो काम था वो था कि आपके मनी के वॉल्यूम को रेगुलेट करना, कि कितने पैसे होंगे आपके उसमें, मनी की वैल्यू को रेगुलेट करना और मनी के नेचर को भी रेगुलेट करना। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल क्रेडिट क्रिएशन के लिए होता है, कि कितना लोन आप देंगे। इकोनॉमिक थियरी के व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कई सारे स्टेप्स आते हैं जो मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा उठाए जाते हैं। यहाँ पर मॉनेटरी अथॉरिटी का मीनिंग है हमारी आरबीआई। उन स्टेप्स के ज़रिए हमारी स्टॉक ऑफ मनी में चेंजेस आते हैं, जनरेशन ऑफ मनी यानी पैसे जो बनते हैं उसमें चेंजेस आते हैं, और कॉस्ट ऑफ मनी में भी चेंजेस आते हैं। जो पॉलिसी है इसके अंदर कई सारे टूल्स होते हैं जिनसे हम सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट कर सकते हैं, और ये किसके हाथ में है? हमारी अपेक्स बैंक के हाथ में है। और क्यों है? क्योंकि वो हमारे जनरल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करती है अचीव करने में हेल्प करती है। सिंपल टर्म्स में वो पॉलिसी जो अपेक्स बैंक बनाती है ताकि वो मनी के सप्लाई को रेगुलेट कर सके, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी बनी रहे और साथ साथ में हमारा डेवलपमेंट भी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और लोगों का इंटरेस्ट भी मेंटेन रहे। इसको अपने बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट्स देखें मॉनेटरी पॉलिसी के, सबसे पहला है क्वांटिटेटिव, एक्चुअली इसकी स्पेलिंग गलत है, क्वांटिटेटिव यानी जनरल मेजर्स। जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, क्वांटिटिव है क्वांटिटिव जो मेजर्स हैं ये हमारी पूरी इकोनॉमी को जनरल या कॉमन वे में हेल्प इम्पैक्ट करते हैं, यानी उस पे ही उसका असर, सब पे एक समान असर होता है और इसीलिए इसको जनरल मेजर्स बोलते हैं। सबसे पहला है इसके अंदर बैंक रेट। ये नॉर्मली ये वाले जितने भी मेजर्स होंगे ना, इनमें क्वांटिटी होगी एक सर्टेन, मतलब हम लोग इनको मेजर कर पाएंगे। जब हमारी कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स नहीं होते तो वो आरबीआई से बोरो करते हैं। जिस रेट पे आरबीआई उनको देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसे, उसको बोलते हैं बैंक रेट। अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक जाहिर सी बात है कम पैसे लेगी, क्योंकि बोरो करना बड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो लेसर अमाउंट्स लेते हैं हायर रेट पे, तो वो लेसर अमाउंट ऑफ लोन्स देंगे हायर रेट पे ही, और जनरल पब्लिक को भी ऐसा होगा और लोगों को फिर लोन कम मिलेगी। उनकी डिमांड जो है गुड्स और सर्विसेज की वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसको आप ऐसे समझिए, सपोज कर लीजिए आरबीआई ने किसी कमर्शियल बैंक को लोन दिया, वो भी बहुत ज़्यादा हाई रेट पे, तो सीधी सी बात है वो कमर्शियल बैंक आगे लोगों को जो लोन देगी वो भी हाई रेट पे देगी। हाई रेट पे लोन लेना सबके बस की बात नहीं है, सारे लोगों की बस की बात नहीं है। तो कुछ ही लोगों को लोन मिलेगा और बाकी के लोगों को जिनको लोन नहीं मिलेगा वो सोचेंगे कि ठीक है, हमको जो खरीदना था अभी हम वो नहीं खरीद रहे, बाद में खरीद लेंगे जब कभी लोन मिल गया, जब कभी पैसे इकट्ठे हो जाएंगे।
तो कुछ गुड्स और सर्विसेज की डिमांड गिर जाएगी। सपोज कर लीजिए उन लोगों में एक मैं भी हूँ, मैंने सोच लिया कि मैं लोन लेकर के घर बनवा लूँ। घर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इतनी कोई ज़रूरत की बात नहीं है कि मैं अभी नहीं बनवाऊंगी तो रहूंगी कहाँ। तो अगर ऐसा होता है, आरबीआई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देती है, यानी बैंक रेट को बढ़ा देती है, तो बैंक्स कस्टमर को देने में भी इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। सब कस्टमर्स वो इंटरेस्ट भर नहीं पाते, इसीलिए सब लोग लोन देते नहीं हैं। और जिन्होंने लोन नहीं लिया, अब वो उन गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। और इसीलिए अब पूरे को समराइज करें तो लेसर क्रिएशन ऑफ मनी हुआ, कम पैसे बने, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम हो गई और पैसों की ज़रूरत भी इकोनॉमी में कम हो गई। जब इकोनॉमी के ऊपर इन्फ्लेशन आ जाता है तो बैंक रेट को बढ़ाया जाता है इसी इन्फ्लेशन को घटाने के लिए, ठीक है, यानी महंगाई को घटाने के लिए। जब सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, डिमांड से ज़्यादा अगर सप्लाई हो गया तो इन्फ्लेशन आएगा, और तब उस टाइम पे आरबीआई क्या करती है, मनी के सप्लाई को रोक देती है, कम कर देती है, और इन्फ्लेशन कम हो जाता है। अगर सप्लाई जो है कम हो गया डिमांड से तो डिप्रेशन आ जाएगा, सारी चीज़ें रुक जाएंगी, फैक्ट्रीज में काम नहीं हो पाएगा, आपके चारों जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो बिल्कुल नहीं काम कर पाएंगे। इसीलिए डिप्रेशन आने की नौबत आरबीआई आने नहीं देता है। हमारा जो बैंक रेट काफ़ी कम हमारे यहाँ पर रखा जाता है, इस पॉलिसी को बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी। और बैंक रेट को अगर हम हायर रेट पे रखेंगे तो उसको बोलेंगे डियर मनी पॉलिसी। आरबीआई ने बैंक रेट को यूज़ करना बंद कर दिया है कुछ सालों से, और वो उसके बदले में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को यूज़ कर रहा है। वो क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे। बैंक रेट जो है लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है, और इसीलिए इसको आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज नहीं कर सकते, अगर आप चेंज करना चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं। जबकि रेपो और रिवर्स रेपो रेट को आप बहुत शॉर्ट टाइम में ऑल्टर कर सकते हैं, ऑल्टर मतलब बदलाव ला सकते हैं, और इससे आपका मनी सप्लाई बहुत आसानी से शॉर्ट टर्म में रेगुलेट होता है। ये जो टेबल है इसके अंदर उन्होंने हमारे अलग अलग सालों के जो बैंक रेट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। अब बात करें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की। जब कमर्शियल बैंक को ज़रूरत पड़ती है बहुत छोटे टाइम के लिए, एग्जांपल है 1 डे, 7 डे, 15 डेज के लिए, तो वो अपनी कुछ सिक्योरिटीज़ जो भी आरबीआई को वो दे सकती हैं वो दे देती हैं। और रीपर्चेज एग्रीमेंट पे, मतलब सपोज अभी कर लीजिए कि किसी बैंक ने कोई बॉन्ड खरीदा था या कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो इन्वेस्टमेंट आरबीआई को बेच देगी, लेकिन एक अग्रीमेंट रखेगी कि ये इन्वेस्टमेंट मैं ही आपसे खरीदूंगी, ठीक है। इसको अपने बोलते हैं रेपो रेट। रेपो का मतलब है रीपर्चेज रेट, कि किस दाम पे मैं आपसे ये चीज़ वापस खरीदूंगी। बैंक अपनी सिक्योरिटी आरबीआई को बेचती है ताकि उनको शॉर्ट टाइम के लिए पैसे मिल सकें। कंडीशन ये होती है कि वही उनसे वो रीपर्चेज करेगी डिस्काउंट पे। इस डिस्काउंट रेट को ही अपने बोलते हैं रीपर्चेज रेट या रेपो रेट। जब इन्फ्लेशन आता है हमारे यहाँ तो सेंट्रल बैंक इस रेपो रेट को बढ़ा देती हैं, और इससे आपकी बैंक कुछ लेगी ही नहीं सेंट्रल बैंक से। वो नहीं बोलेगी ना कि भाई ज़्यादा अगर रेपो रेट है तो मैं क्यों अपना लोन लूँ या क्यों मैं अपना सिक्योरिटीज़ बेचूँ। तो फिर वो क्या करती हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि जनरल पब्लिक को वो हायर रेट पे लेगी, फिर लोग कम लोन लेंगे और मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएंगे। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है, जिस रेट पे आरबीआई रीपर्चेज करता है अपनी सिक्योरिटीज को। जब अगर मान लीजिए आरबीआई ने किसी बैंक से बोरो करा, ठीक है, किसी भी कमर्शियल बैंक से आरबीआई ने कुछ बोरो करे हैं रुपए, बदले में उन्होंने अपनी सिक्योरिटीज उन बैंक्स को दे रखी हैं। सिक्योरिटी का मतलब शेयर, बॉन्ड जो भी होता है, वो जो भी उन्होंने जहां पर भी इन्वेस्टमेंट किया वो सिक्योरिटी है। अब उल्टा है, सपोज आरबीआई ने बैंक से पैसे लिए हैं, बदले में अपनी सिक्योरिटीज उनको बेच दी है, लेकिन शर्त क्या रखी है, आरबीआई ही उनसे वो सिक्योरिटीज वापस खरीदेगी। इस पर्टिकुलर को क्या बोलेंगे अपने, रिवर्स रेपो रेट।
आरबीआई भी अपनी सिक्योरिटीज को बेचती है कमर्शियल बैंक्स को। अगर मान लीजिए उनको ज़रूरत पड़ी, आरबीआई को ज़रूरत पड़ी, तो कंडीशन क्या होता है कि वही वो डिस्काउंटेड रेट पे, जैसे ही वो टाइम पूरा हो जाएगा, वही डिस्काउंटेड रेट पे वो उनसे वो सिक्योरिटीज वापस ले लेंगी। अगर रिवर्स रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो कमर्शियल बैंक्स को फ़ायदा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई अब उनको ज़्यादा पैसे देगी, सीधी सी बात है। और फिर वो वापस वापस जनरल पब्लिक को वो पैसे नहीं देते। अब जाहिर सी बात है, सपोज कर लीजिए आपकी खुद की बैंक है, आप अपनी बैंक से जब रुपए नॉर्मल पब्लिक को दे रहे हैं लोन पे, तो 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, और सपोज कर लीजिए आप आरबीआई को दे रहे हैं तो 15% रिवर्स रेपो रेट है, तो आप किसको देंगे पैसे? आरबीआई को ही देंगे, सीधी सी बात है, ज़्यादा आपका जहाँ फायदा होगा। अल्टीमेटली मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और वाइस वर्सा। ठीक है, अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो गया, ठीक है, तो बैंक आरबीआई को नहीं देगी, बदले में कस्टमर को देगी। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हमारे अलग अलग सालों में, जनवरी 2006 में 6.5, 5.5 ऐसे करके था, अलग अलग सालों का उन्होंने दे रखा है इंफॉर्मेशन। स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, जब कभी भी इमरजेंसी आए तो एक स्पेशल विंडो है बैंक्स के लिए कि वो आरबीआई से पैसे ले सकते हैं, बदले में वो कुछ सिक्योरिटीज़ को उनको बेच देते हैं इमरजेंसी में, जब उनके पास बहुत कम कैश की शॉर्टेज होती है। ये रेट जो है इसका हायर रेपो रेट, मतलब रेपो रेट से भी ज़्यादा होता है। 2016 में ये था 7%, इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बहुत कम ज़रूरत पड़ रही है, इमरजेंसी है, फिर भी आपको उस टाइम पे आरबीआई से बोरो करना है, तो ये आपका रेपो रेट से भी ज़्यादा रेट इस पे लगता है, आप ले सकते हैं आरबीआई से। सीआरआर की बात करें, कैश रिजर्व रेशियो, आरबीआई एक्ट 1934 में सारी कमर्शियल बैंक्स को 20%, मैंने पढ़ाया था पिछली बार, एक एग्जाम्पल भी दिया था, सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व अपने अपना जो है आरबीआई को भी देना पड़ता है, अपने पास तो रखना ही पड़ता है, आरबीआई को भी देना पड़ता है। पहले सीआरआर जो है 5% था डिमांड डिपॉजिट्स का, और 2% था टाइम डिपॉजिट्स का। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या, और टाइम डिपॉजिट मतलब क्या? जो डिपॉजिट्स आपके पास कंटिन्यूसली आए जा रही हैं, फॉर एग्जांपल सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, ये टाइम डिपॉजिट्स कहलाएंगी। डिमांड डिपॉजिट्स जो आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट है या रिकरिंग डिपॉजिट है। जैसे जैसे आरबीआई को ज़रूरत लगती थी वो इस सीआरआर को बदलते रहते थे। 1962 से लेकर के सीआरआर आपका मूव कर रहा है 3 से 15% के बीच में। हर बैंक के टोटल डिपॉजिट का 3 से 15% आरबीआई को रिजर्व में रहता है। सीआरआर से आपका एक कंफर्टेबल अमाउंट जो है बैंकिंग सिस्टम में रिजर्व रहता है। और कभी मान लीजिए बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो अपने डिपॉजिट्स को विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो बैंक्स अपने इस कैश को उनकी डिपॉजिट्स में यूज़ कर सकते हैं, और बैंक्स को उनको कैश देना भी पड़ता है, तो इसीलिए ये कैश उनको फिर काम आ जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट भी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जब सीआरआर ज़्यादा होता है तो बैंक्स के पास कम पैसे बचेंगे क्रेडिट पे देने के लिए, लोन पे देने के लिए। इसका एक एग्जांपल समझिए, सपोज किसी बैंक में 1000 रुपये हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल 1000 रुपये हैं, सीआरआर जो है आपका 10% है, मतलब आप 100 रुपये आरबीआई को दे देंगे, कितना बच गया? 900 रुपये। 900 रुपये का आप लोन दे सकते हैं किसी को भी। लेकिन अगर आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया, 20% कर दिया, तो अब आपके पास लोन देने के लिए कितने रुपए रह जाएंगे? 800 रुपये। और फिर आप कम लोगों को लोन देंगे, और आपका वापस मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। सीआरआर तब कम किया जाता है जब डिफ्लेशन और डिप्रेशन आता है तब। नेक्स्ट जो पॉइंट आती है वो है आपका स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि एसएलआर। सीआरआर के साथ साथ, के अलावा भी, अपार्ट फ्रॉम और उसके साथ साथ भी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 का, उसके हिसाब से सारे बैंक्स को इक्वल टू एंड नॉट लेस देन 25% अपने डिपॉजिट्स का 25% या उससे कम तो नहीं, उससे ज़्यादा हो सकता है,
कैश, गोल्ड और अनएनक्यूबर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में डालना पड़ता है, ठीक है, मेंटेन करके रखना पड़ता है 25%। हायर एसएलआर अगर हो गया तो बैंक के फंड लोन में नहीं जाएंगे, एडवांसेस में भी नहीं जाएंगे, दूसरों को लोन वो कम देंगे, बदले में वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के खर्चे पूरे हो जाएंगे और साथ साथ में बैंक ज़्यादा लोन भी क्रिएट नहीं कर पाएंगी, मनी सप्लाई ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और अगर मान लीजिए लोअर एसएलआर हो गया तो उल्टा हो जाएगा, बैंक ज़्यादा लोन दे पाएगी और उनका मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा लोन्स में। अगर एसएलआर ज़्यादा हुआ तो लोगों को क्रेडिट सर्विसेज कम मिलेंगे, यानी लोन्स कम मिलेंगी, और अगर एसएलआर कम हो गया तो लोगों को क्रेडिट सर्विसेज लोन्स ज़्यादा मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी कि ओएमओस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करना, वो भी आरबीआई के जरिए और वो भी ओपन मार्केट में, यानी सबके लिए है ये। जब आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदती है मार्केट से तो इकोनॉमी में पैसे बढ़ जाते हैं, और अगर आरबीआई ऐसे बॉन्ड्स को बेच देगी तो आपके इकोनॉमी से पैसे कम हो जाएंगे। ऐसे ऑपरेशंस को क्यों किया जाता है, इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये इंस्ट्रूमेंट जो है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, इंडिया का आई कैपिटल नहीं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इंडिया में 1991 से पहले इस्तेमाल नहीं होता था, उसके बाद अब यूज होता है। 1991 क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि 1991 में ही आपका एलपीजी जो है वो आया था, अगर आपको याद हो तो। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट्स अगेंस्ट शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, सिंपल सी बात है, एक अगर मैं आपसे बात पूछूं फॉरेन एक्सचेंज कब होगा, जब इंडिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस होगा। सपोज कर लीजिए इंडिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस कभी बहुत कम हो गया तो आपके फॉरेन एक्सचेंज के अमाउंट में बहुत ज़्यादा डिक्रीज आ जाएगा, कम हो जाएंगे। और अगर सपोज कर लीजिए आपका ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो बढ़ गया तो आपका फॉरेन एक्सचेंज का अमाउंट बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। जब फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आरबीआई ओपन मार्केट सेल कर देती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ताकि जितना पैसा आ रहा है अंदर फॉरेन एक्सचेंज का उतना ही पैसा आरबीआई छोड़ती चली जाती है बॉन्ड्स को और अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करने के लिए। और इससे क्या होता है, उनकी जो बैलेंस शीट है वो अनचेंज्ड रहेगी, जितना आया उतना ही उन्होंने बाहर निकाल भी दिया पैसे को। और स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा बैलेंस शीट का, एक बैलेंस हो जाएगा इन एक्सटर्नल शॉक्स के बदले में, यानी ये शॉक्स हमारे बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स तब खरीदेगी अगर फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया तो। अगर फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा आपका जा रहा है तो गवर्नमेंट को उसमें पैसे डालने पड़ेंगे, और पैसे डालने के लिए गवर्नमेंट क्या, आपकी आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदेगी। डन। नेक्स्ट जो आते हैं वो है आपकी क्वालिटेटिव मेजर्स। पहले वाले जो अपने मेजर्स देखे थे वो क्वांटिटेटिव थे, यानी पैसों के रिलेटेड थे। ये जो मेजर्स हैं ये क्वालिटेटिव हैं, यानी हैं पैसों के रिलेटेड ही, बट इसमें हम लोग पैसों को इन्वॉल्व नहीं करते। जनरल मेजर्स के अलावा भी आरबीआई के पास कई और तरीके हैं ताकि वो हमारे कंट्री के कई सारे सेक्टर्स या सेक्शंस को, उनके डेवलपमेंट को सीधे सीधे उनके डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट दे सके। क्रेडिट देने का मतलब है लोन्स दे सके। ये मेजर्स का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है इन सेक्टर्स पे, और इनका प्रभाव सारे सेक्टर्स पे नहीं पड़ेगा। जो ऊपर वाले मेजर्स थे उनका प्रभाव सारे सेक्टर्स पे जनरल होता है, इनका प्रभाव कुछ ही सेक्टर्स पे होगा। कुछ मेजर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहला है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। बैंक्स को ये इंश्योर करना है कि जो भी पब्लिक है जिसको उन्होंने लोन दिया है वो लोन उनको टाइम पे वापस मिल जाए, और इसीलिए वो पैसे जो हैं बोरोवर्स को देने से पहले उनसे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी मांग के रखते हैं। अगर बोरोवर लोन को रीपे नहीं कर पाया
तो बैंक उसी सिक्योरिटी को बेच करके उस लोन का पूरा हिसाब किताब कर देगी। एग्जाम्पल है, बैंक आपसे ज्वेलरी ले सकती है, डिपॉजिट्स ले सकती है, कार, हाउस, लैंड एज अ सिक्योरिटी ले सकती है। सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशंस जो हैं अलग अलग पॉपुलेशन के अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग होता है, ताकि सारे सेक्टर्स के लोगों को बैंक क्रेडिट का जो फायदा है वो मिल सके। और इन सारे सेक्टर्स में एग्रीकल्चर सेक्टर भी आता है, वो डेवलप कर जाता है सबसे ज़्यादा। इसीलिए आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को कहती है कि आपका जो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी है, जैसे मान लीजिए आपने जितना भी सिक्योरिटी उनसे लिया है, ज्वेलरी, डिपॉजिट, इनका जो भी अमाउंट है, ये आप उतना ही दीजिए जितने का आपने उनको लोन दिया है। और जो पुअर फार्मर है उसको लोन बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के बिना भी मिल जाएगा। रिच पर्सन, बिजनेस पर्सन है तो उसको ज़्यादा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी बैंक को लोन के लिए। फिर आती है बात मार्जिन रिक्वायरमेंट की। आरबीआई कितने सिक्योरिटी के बदले में कितना लोन मिलेगा इसकी मार्जिन भी सेट करती है। कोई इंडिविजुअल को उस पर्टिकुलर असेट का कुछ परसेंटेज ही लोन के उसके लिए मिल पाएगा। सपोज मैंने ज्वेलरी 1 लाख रुपए की उनको मॉर्गेज करके दी है सिक्योरिटी में, तो बदले मुझे 1 लाख का लोन नहीं मिलेगा। उनका जो परसेंटेज फिक्स्ड है, सपोज 80% है, तो मुझे 80,000 का लोन मिल जाएगा। बैंक्स जो हैं इन मार्जिन्स को उनको बनाए रखना पड़ता है ताकि आरबीआई के रूल्स फॉलो हो सके। नेक्स्ट जो पॉइंट आती है वो है सीलिंग ऑन क्रेडिट। आरबीआई क्रेडिट पे सीलिंग्स भी लगाती हैं। सीलिंग्स का मतलब है एक लिमिट लगाना कि भाई इतना ही आप लोन दे सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, आरबीआई जो है अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट जाहिर करती है अलग अलग टाइप ऑफ लेंडिंग्स के लिए। जिस प्रकार की लोन है उस प्रकार का इंटरेस्ट होगा। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है किसी के साथ कैसा, किसी के साथ कैसा, भेदभाव इंटरेस्ट रेट में, और ये होना ज़रूरी है यहाँ पर। जो फार्मर्स हैं उनसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा, जबकि जो रिच बिजनेस पर्सन है जिसको बाय करना है कोई कार या हाउस, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाएगा। सीधी सी बात है, जिसकी जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। चैप्टर पूरा हो गया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में जाइए और अपने वैल्यूएबल जो डाउट्स हैं आपके, जो सजेशंस हैं, आप सब डाल सकते हैं उसमें। I'll be very happy to help. Thank you so much for your patient hearing. Have a good day.